Hello friends, welcome again to the video, the series, second video in this series of abruptio placentae। इसको हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसका प्रोग्नोसिस, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो कवर करेंगे। तो abruptio placentae इज़ अ टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज और इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया से या अदर कॉजेज से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोग्नोसिस, छोटा सा एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे दूं क्योंकि वो प्रोग्नोसिस भी मैनेजमेंट भी आपका सारा उसी पर डिपेंडेंट है। जो हमने पढ़ा था कि जो ये एब्रप्शो प्लेसेंटे जो होता है उसको हम क्लिनिकल जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इट इज़ ग्रेड 0, ग्रेड 1, 2 एंड 3। हमने 0 में देखा था कि इसमें क्या होता है, रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस होती है। इट इज़ अ रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस इज मेड, क्लिनिकली कुछ नहीं होता है। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद आपका जब प्लेसेंटा निकलता है तो उसके पीछे हम एक छोटा सा क्लॉट देखते हैं। तो इट इज़ यूजुअली इट इज़ अ रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस। अब जो हमारा ग्रेड 1 है इसमें फीटल हार्ट साउंड्स भी ओके होते हैं और मैटरनल कंडीशन भी ओके होती है। वो जो ब्लीडिंग होती है वो रिवील्ड टाइप होती है एंड स्लाइट होती है, जिसके वजह से ना तो मैटरनल कॉम्प्लिक तब तक ना उसमें कोई शॉक हुआ है, ना हाइपोटेंशन हुआ है और ना ही फीटल में एफएचएस आपके वेरिएबल हो रहे हैं। जो ग्रेड 2 होता है, मैटरनल को शॉक तो नहीं हुआ है, तब तक शॉक तो नहीं हुआ है, हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया हो सकता है बट शी इज़ नॉट इन शॉक। एंड फीटस में आइदर देयर इज फीटल डिस्ट्रेस और फीटस में भी डेड। दिस इज आइदर और, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। मे बी वो आपको ब्लीडिंग के साथ आई है, उसमें उसको हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है। हाइपोटेंशन में आप इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 50% जो केसेस ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटे हैं दे आर एसोसिएटेड विद द hypertensive disorders of pregnancy. Sometimes suppose she had sometime few days back blood pressure of maybe severe hypertension है, 170/110 उसका आपको बीपी चल रहा था। अब जब वो आपके पास आई है, she has come 130 and 74 mmHg ब्लड प्रेशर उसका आपका है। For you it will be like कि she is not having hypertension, बट आपको उसको एक एक्यूट पेन है, उसकी जो हिस्ट्री है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, उसको कंसील टाइप में ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री नहीं होती बट देयर इज़ अ पेन, सीवियर पेन होता है, आपका यूट्रस टेंडर होता है। ये बड़ी ही आप इसको आप वही मान के चलेंगे क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपके पास आई है और मे बी उसका पल्स रेट है 120 बीट्स पर मिनट और वो पेन के साथ है। तो आप कई बार ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद, उन्होंने जो केसेस ज़्यादा नहीं देखे होते हैं, इनिशियली उन्हें लगेगा बिकॉज शी इज़ इन लेबर, पेन है इसलिए उसको टैकीकार्डिया हो गया है, बट ओके उसका ब्लड प्रेशर इज़ ओके। सो वो इस चीज़ को मिस कर जाएंगे बट एक्चुअली शी उसके हिसाब से उसको हाइपोटेंशन है। यू डू अ यूरिन एल्ब्यूमिन, आपके पास स्टिक्स होती हैं, आप अपने पॉकेट में रखते हैं। यूरिन एल्ब्यूमिन आप उसका तभी के तभी चेक करिए, यू विल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल गेट 2+, 3+, 4+ यूरिन एल्ब्यूमिन पॉजिटिव। तो ये इस सिनेरियो में कई बार पेशेंट आते हैं लेबर रूम में, अनबुक्ड प्रेगनेंसी है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रीवियस हिस्ट्री का, उसको ये भी नहीं पता कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ। कई बार उसको इडीमा नहीं होता है और वो केवल आपके साथ सिर्फ पेन इन एब्डोमेन और ब्लीडिंग बोल के आएगी। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा शी इज़ नॉर्मोटेंसिव और अभी लेबर में है इसलिए उसको टैकीकार्डिया हो गया। लेकिन जब आप उसको उसका फ्लूइड जो है वो रिप्लेनिश करेंगे, देन यू विल गेट कि वो इतना बीपी लिए बैठी है वो पेशेंट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है जब भी आप इस तरीके के केसेस को डील कर रहे हैं। ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो ग्रेड 2 है उसमें आपको फीटल डिस्ट्रेस
हो सकता है, फीटस डेड भी हो सकता है। मदर शॉक में नहीं है बट शी इज़ इन हाइपोवोलेमिक स्टेट। और ग्रेड 3 जो है उसमें फीटस तो इन्वेरिएबली डेड है ही है, मदर इज़ ऑल्सो इन शॉक। सो जिस ग्रेड में पेशेंट आपके पास आ रही है, प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन दैट ओनली। सो ये मैंने आपका एक क्विक रिवीजन किया है, एक आपको एक क्लिनिकल सेटिंग बताई है कि किस तरीके से वो पेशेंट आती हैं और हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। और जितना ज़्यादा हमारी डिटेल बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम उन चीज़ों को पिकअप कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोग्नोसिस है इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर, 2 फैक्टर्स है। मैटरनल प्रोग्नोसिस बिकॉज शी इज़ नॉट अलोन, शी हैज़ अ फीटस इनसाइड, और एक हो गया फीटल प्रोग्नोसिस। ऑब्स्टेटिक्स में जो भी प्रोग्नोसिस होती हैं दे आर ऑलवेज डिस्कस्ड इन मैटरनल एंड फीटल, ऑल्दो जो मैटरनल आउटकम है उसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। सपोज फीटल को सर्वाइव कराने के लिए अगर हमें मैटरनल प्रोग्नोसिस बढ़ रही है तो हम उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड वी विल गिव प्रेफरेंस टू द मैटरनल लाइफ फर्स्ट। सो सबसे पहले मैटरनल प्रोग्नोसिस अगर है, रिवील टाइप है, तो आपको पता है कितना ब्लड लॉस हुआ है, अगर वो किस कंडीशन में है, जब हम ट्रीटमेंट में जाएंगे तो हम देख लेंगे। कंसील टाइप में क्या होता है, बहुत सारा अंदर ब्लड हो गया, हिमोरेज उसमें हुआ है, सो शी इज़ इन शॉक। शॉक के जो दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं उसको हमने हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था। शी में लैंड अप इन शॉक, शॉक के बाद रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर, ये तो उसका है। साथ ही साथ जो आपका ब्लड जमा हो रहा है उसके पीछे, प्लेसेंटा के पीछे, वहाँ से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है एंड इट विल लीड हर टू DIC। और क्योंकि उसके साइनसेस कहीं से जहाँ से ब्लीडिंग हुई है वहाँ से उसके साइनसेस भी खुल रहे हैं, ब्लड वेसल भी ओपन हो सकती है, तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में सडन मैटरनल डेथ हो सकती है, तो ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन है। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसको बिल्कुल भी अगर आप केवल एक MBBS भी हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, स्टिल यू हैव टू बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट दीज थिंग्स कि ये एक खतरनाक कंडीशन है एब्रप्शो प्लेसेंटे, एंड उसमें आपको ये मदर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, क्योंकि उसको DIC हो गया है, उसका फाइब्रिनोजन लेवल भी कम हो गया है, उसके FDPs भी बढ़ गए हैं, साथ ही साथ में अटोनिक यूट्रस भी इसमें होता है। सो शी इज़ मोर प्रोन फॉर पोस्टपार्टम हिमोरेज। और इसका जो पोस्टपार्टम हिमोरेज का जो रीज़न है वो 2 होंगे। एक तो अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, क्योंकि बहुत समय तक वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, उसमें जो उसका जो टोनस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मसल्स में फटीग हो जाता है, तो अटोनिक यूट्रस भी हो सकता है। और दूसरा आपका जो फाइब्रिनोजन की जो कमी होगी उसकी वजह से भी ये आपको पोस्टपार्टम हिमोरेज के लिए दे आर मोर प्रोन, तो इसलिए आपको ब्लड अच्छे से अवेलेबल करके रखना चाहिए अगर आपको ये ऐसा केस आया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मस्ट, एंड अगर उसका फाइब्रिनोजन लेवल लेस देन 150 हो गया है mg/%, आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर फाइब्रिनोजन लेवल उसका कम है इतने से, देन यू विल ऑल्सो ट्रांसफ्यूज फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। अब एक फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का यूनिट कितना बढ़ाएगा, कितना mg% बढ़ाएगा, मान लीजिए उसका आपको देखते हैं कि उसको 100 mg% उसका फाइब्रिनोजन लेवल आया है। जब 100 mg% उसका फाइब्रिनोजन लेवल आ रहा है, आपको उसको 150 के ऊपर मेंटेन करना है, तो आप उसको कितने FFP देंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो एक यूनिट आपका जो आप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का दे रहे हैं वो उसको 12.5 mg% से बढ़ा रहा है। तो अगर आपको 100 से 150 तक लेके जाना है तो आपको कम से कम 4 फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देने पड़ेंगे। अब आई प्लेटलेट भी इसमें कम हो सकते हैं, तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आपको जो एक यूनिट है वो आपका कितना
से इंक्रीज़ करेगी प्लेटलेट्स को, अराउंड 15,000 के करीब वो एक यूनिट आपकी बढ़ा देती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक यूनिट ऑफ FFP विल इंक्रीज 12.5। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है कि ऐसे ऐसे पेशेंट आई है, उसका फाइब्रिनोजन लेवल जो है 100 mg/% है फॉलोइंग, तो उसकी क्या क्या डायग्नोसिस आप देंगे। तो उसके डायग्नोसिस में होगा, मान लीजिए कि 4 FFP आप दे रहे हैं, या आप उसका इंडक्शन कर रहे हैं, या आप उसका सिजेरियन कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दिस मे कम एज अ क्लिनिकल क्वेश्चन इन MCQ ऑल्सो। सो दीज वर द, और इसमें ये सिजेरियन के रेट भी बढ़ जाते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में आपको प्रोग्नोसिस में ये भी है टू समटाइम्स जब आपका फीटस ओके आया है या फीटल डिस्ट्रेस में आया है, तो उसको सैल्वेज करने के लिए आपको ये इसके रेट सिजेरियन के भी बढ़ जाते हैं। ये हो गई मैटरनल प्रोग्नोसिस। अब आ जाते हैं फीटल प्रोग्नोसिस पे। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है इसमें इट इज़ अराउंड 2 to 3%। अब फीटल प्रोग्नोसिस में अगर हम देखते हैं तो जो फीटल डेथ है रिवील टाइप में तो 25 to 30% होता है, बट इन केसेस ऑफ कंसील्ड वैरायटी, जिसमें कि हमने देखा ग्रेड 3 अगर आ रहा है, ग्रेड 3 वाले केसेस उसमें ज़्यादा आते हैं 0, 1, 2, 3, तो उसमें आपकी जो फीटल प्रोग्नोसिस पेरीनेटल मॉर्टेलिटी इज़ अराउंड 50 to 100%। और उस कंडीशन में वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, बिकॉज व्हेन पेशेंट कम्स इन लेबर द फीटस इज यूजुअली ऑलरेडी डेड। उस समय हमें केवल मदर का ही आउटकम इम्पॉर्टेंट होता है। और कई बार अगर आपका ये प्री मैच्योर एंटीपार्टम हेमरेज है तो जो डेथ होती है कई बार वो प्री मैच्योरिटी की, तो प्री मैच्योरिटी एंड पेरीनेटल डेथ, ये जो आपकी फीटल प्रोग्नोसिस है। और मैटरनल जो है अभी मैंने आपको बता दिया। अब जो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अब हमने इसमें कॉजेज़ देखे थे कि क्या क्या कॉजेज़ थे। तो जब अगर हम उन कॉजेज़ पे अटैक कर सकते हैं तो वी कैन समहाउ प्रिवेंट दिस। समहाउ दिस इज़ नॉट एट ऑल 100% प्रिवेंटेबल थिंग, बट समहाउ वी कैन प्रिवेंट एंड बाय सम मेजर्स वी कैन रिड्यूस द पुअर प्रोग्नोसिस बाय उसकी जो मदर की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे तो उससे उसका प्रोग्नोसिस बेहतर हो सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला फैक्टर हमने जो देखा था मल्टीपैरिटी। अगर हम हायर बर्थ ऑर्डर्स को कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देके रोक सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं एब्रप्शियो प्लेसेंटे के केसेस को कम कर रहे हैं। अगर हम प्री एक्लेम्शिया या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी को टाइमली डायग्नोज करके और उनको ट्रीट कर रहे हैं तो समहाउ वी आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटे। अगर हम स्मोकिंग को वुमेन को एडवाइस कर रहे हैं कि स्मोकिंग ना करे और वो हमारी बात मान रही है, समहाउ वी आर, सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। कोकेन एब्यूज़ को हमको कंट्रोल कराना है। साथ ही साथ जब कुछ आइट्रोजेनिक कॉजेज़ होते हैं, जैसे अगर हम एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, सपोज आपका पॉलीहाइड्रोमनियस का केस है और अभी हमें उसको थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड डिकम्प्रेशन करना है, एमनियोटिक फ्लूइड हम उसका एमनियोसेंटेसिस से निकाल रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू डू इट अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अब अल्ट्रासाउंड मशीन इज़ वाइडली अवेलेबल, सो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हमको पंक्चर करना चाहिए, स्पेशली खासकर जब आपका प्लेसेंटा इज़ एंटीरियरली लोकेटेड। यू नो द रिपोर्ट कि उसका प्लेसेंटा एंटीरियर लोकेशन पे है, तो इट इज़ बेटर टू डू इट अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। और जब अब मशीन अवेलेबल होती ही है तो प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, जैसे अगर हम किसी सेंटर में एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन हो रहा है तो उसको याद रखना है, ध्यान रखना है कि उसमें फोर्सफुल आपको वर्जन नहीं करना है। तीसरा, जब ट्विन डिलीवरी होती है, सेकेंड ट्विन जब फर्स्ट ट्विन डिलीवर हो गया उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो उसको आप तुरंत कोशिश करो कि सेकेंड ट्विन की डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल आप करा सकें। और फोर्थ वन जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ये हो गया, ट्विन हो गया और एमनियोसेंटेसिस का हो गया। एंड फोर्थ वन इज़ जब आप PROM कर रहे हैं किसी का
सॉरी PROM नहीं, जब आप ARM कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कर रहे हैं, तो उस समय बेहतर होता है कि आप हेड को ऊपर से फिक्स करके करें। सडन गश से क्या होगा, एक तो आपका कॉर्ड प्रोलैप्स होने का चांस ज़्यादा रहता है अगर आपने हेड फिक्स नहीं कर रखा, और दूसरा आपका ये सडन गश ऑफ लाइकर निकलने की वजह से सडन डिकम्प्रेशन होता है, तो आपका ये प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकता है। तो इट इज़ बेटर टू डू, उसे कंट्रोल्ड ARM कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड ARM। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और दूसरा, हमें उसको अच्छे से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको आयरन सप्लीमेंटेशन देना है। उसका जो ओवरऑल वेलबींग है, जनरल वेलबींग है, उसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत उसको लॉस होगा, सपोज शी हैज़ ए हीमोग्लोबिन ऑफ अराउंड 11 और 12 एंड शी हैज़ सम माइल्ड, जो उसका हमने जो पढ़ा था कि जो इसमें ब्लड लॉस है वो सब समझो 15% तक हुआ है, ठीक है, तो शी विल बी एबल टू, वो उसे झेल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन ही 7 है और उसको ये 15% का ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा एंड उसके जो फीचर्स हैं, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमको आयरन सप्लीमेंटेशन से और हाई प्रोटीन डाइट और इन सबसे उसका जो जनरल वेलबींग है वो हम बढ़ाएंगे, ताकि शी इज़ एबल टू, अगर हो रहा है तो वो उसको झेलने की क्षमता ज़्यादा रखती हो। और एक फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है, इट इज़ समवॉट सेड कि उसकी वजह से मे और मे नॉट बी, तो समटाइम्स गिविंग फोलिक एसिड, स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में एब्रप्शियो प्लेसेंटे की हिस्ट्री है, तो यू कैन गिव फोलिक एसिड इवन इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव any benefit, it will also not give any harm, but because अभी तक ये स्टडीज़ में इसका रोल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नहीं देंगे। फोलिक एसिड वैसे भी एक मदर को, डेवलपिंग बेबी के लिए अच्छा रहता है, तो यू कैन गिव फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। क्या पता आगे की स्टडीज़ में आए कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ दिस ऑल्सो। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़, सुपाइन हाइपोटेंशन is a cause of this एब्रप्शियो प्लेसेंटे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो इस सुपाइन हाइपोटेंशन को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, इफ़ वी आर टेलिंग द वुमेन कि आप भाई लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसको आप हमेशा एडवाइस करते रहेंगे हर विजिट में कि लेफ्ट लेटरल पे, ताकि ये सुपाइन हाइपोटेंशन मिनिमम हो। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये कि अगर आपके पास कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी की पेशेंट आ रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो किस लेवल तक करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते करते कहाँ तक ले आओ, 110-70 तक ले आओ, नो। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो होता है वो इट हैज़ टू बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 130 to 140 एंड नीचे वाला उसका जो डायस्टोलिक है वो 80 to 90, इसके आसपास उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। बहुत ओवर एंथुसियास्टिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखना है कि वो दवाई ले और इसका एकदम हाइपोटेंशन हो जाए। उससे क्या होगा, जो हमने इसका जो कॉज पढ़ा था कि आपका जो ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे वाज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और फिर उसके बाद सडन कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इस तरीके से उसका ब्लड प्रेशर आपको इसके आसपास रखना है। इससे उसकी बेबी की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती रहेगी, क्योंकि जो ये हमारा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी या प्री एक्लेम्शिया की अगर हम बात करें स्पेशली, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके स्पाइरल आर्टरीज जो हैं वो आपकी ढंग से फेनलिंग नहीं होती है। तो जब आप अगर उसका तो इसीलिए वो बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाए बेबी तक। लेकिन अगर हम उसको इतना कम कर देंगे तो वो सप्लाई वहाँ तक बेबी तक नहीं पहुँचेगा और उन केसेस में IUGR और साथ ही साथ ये एब्रप्शन के केसेस भी बढ़ते हैं। तो जो ओवर एंथुसियास्टिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल का टारगेट इन केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि इस, और पेशेंट को भी बता के रखना है कि ये मत सोचो कि भाई मुझे अपना BP 110-70 या मतलब 130 से नीचे ना जाए और 80 से नीचे ना जाए, ये उसे ध्यान रखना है। सो दीज वर ऑल अबाउट द प्रिवेंशन। नाउ
एट होम ट्रीटमेंट का तो कोई इसमें लेना देना है नहीं। सबसे पहली बात है कि एट व्हाट जेस्टेशनल एज शी इज़ कमिंग, जेस्टेशनल एज पे कितने पे आ रही है और क्या ग्रेड है उसका, ठीक है। सपोज शी इज़ कमिंग इन ग्रेड 3, वॉट एवर जेस्टेशनल एज, टर्मिनेशन इज़ द ऑप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर जेस्टेशनल एज शी इज़ हैविंग। तो आप इसको इंड्यूस करेंगे अगर वो ऑलरेडी लेबर में आते हैं, क्योंकि जब ये एक बार स्टार्ट होता है तो इसमें डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर्चुनेटली ये एक शायद नेचर की तरफ से हम लोगों के लिए हेल्प है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो डिलीवरी जो है यूजुअली विदिन 6 आवर्स हो जाती है। तो आप उसको टर्मिनेशन करना ही करना है। जो ग्रेड 2 में आ रही है तो भी आपको उसको डिपेंडिंग कि अगर फीटस डेड है, फीटस इज़ डेड एंड सपोज मदर इज़ नॉट इन शॉक में तो वो होगी नहीं ग्रेड 2 में, तो आप मदर को रिप्लेनिश करेंगे उसके, एंड शी इज़ इन लेबर तो आप उसको लेबर को ऑगमेंट करेंगे। इफ़ शी इज़ नॉट इन लेबर तो आप उसके लेबर को इंड्यूस करेंगे। अगर वो ग्रेड 1 में आ रही है और उसका ऑस क्लोज है, शी इज़ इन ग्रेड 1, ऑस क्लोज है और आप देख रहे हैं कि भाई फिटस इज़ वेल ओके, आप उसको इंड्यूस कर सकते हैं। और जैसे उसका आगे फिटल हार्ट साउंड जैसे भी चलते हैं और उसका लेबर जैसे प्रोग्रेस होता है, देन शी में बी आइदर टेकन फॉर LSCS ऑल्सो। एंड ग्रेड 0 तो आपका रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस है। तो अगर आपको बाई चांस अल्ट्रासाउंड में रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस तो होता है वो ग्रेड 0, लेकिन आपको बाई चांस अल्ट्रासाउंड में सम हाउ यू कम टू नो दैट देयर इज़ अ रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट, बट पेशेंट को ना पेन है या हल्का फुल्का हुआ होगा, अब सबसाइड कर गया है और बेबी भी अच्छे से ओके है, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। और अगर इफ़ शी इज़ लेस देन 34 वीक्स तो आप उसको स्टेरॉइड दे सकते हैं फॉर लंग मैचुरेशन एंड यू कैन गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। उसका रोल बहुत ही कम है क्योंकि ये इस तरीके के केसेस बहुत ही कम होते हैं। यूजुअली जो होता है जब वो आपके इसमें आ रहे हैं तो वो लेबर में ऑलरेडी आ चुके होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एब्रप्शो प्लेसेंटे। रोल ऑफ सिजेरियन सेक्शन, और हाँ इसके अलावा जैसी पेशेंट आपके पास आएगी, क्योंकि वो ब्लीडिंग एंटेपार्टम हेमोरेज बोल के आई है, तो ये एसेस करना है, ये तो बाद में बनेगी डायग्नोसिस कि वेदर शी इज़ प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन। एंड जो भी आपके पास एंटीपार्टम हेमोरेज पेशेंट आएगी, यू हैव टू एस्टेब्लिश 2 वाइड बोर इंट्रावेनस लाइन, प्रेफरेबली 18 नंबर का जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है, ग्रीन और पिंक आप इसको लगा सकते हैं, दो लगाने हैं उसका आपको, और उसी समय आप उसका ब्लड भी सैम्पलिंग कर लीजिए तुरंत ही और उसको RL आप तुरंत लगाइए। उसके बाद एंटीपार्टम हेमोरेज वो आई है अभी तक, सपोज शी इज़ अनबुक्ड प्रेगनेंसी, आप उसका परवेजिनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पर स्पेक्यूलम ज़रूर करेंगे। You will do a per speculum examination but no PV examination. Suppose she is a booked case and you have a ultrasound report कि भाई उसका प्लेसेंटा upper segment में है, then you can go for PS and then PV. PS is must, क्योंकि हमने देखा था कि 30% of the cases, almost 25% of the cases 25 indeterminate होते हैं and 5% of the cases they have local लीजन। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई पॉलिप है जो ब्लीड कर रहा है तो वो आपको डिलीवरी में भी समस्या कर सकता है। तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन तो ज़रूर करेंगे, और अगर आप श्योर हैं कि दिस इज़ नॉट प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया तो आप पर वेजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पर वेजिनल में फिर वही कि वो लेबर में है या नहीं है और उसका जेस्टेशनल एज कितना है। वही फाइब्रिनोजन लेवल अगर उसके कम आ रहे हैं, यू विल ट्रांसफ्यूज फाइब्रिनोजन। होल ब्लड भी आप देंगे कितना, कम से कम एक एक्सियम है, पूछा जाता है कि अगर एब्रप्शन का केस, कंसील्ड एब्रप्शन का केस आपके पास आ रहा है तो कम से कम आपको 1 लीटर ऑफ ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, कई बार इतना बॉडी वॉजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, वॉजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी इन रिस्पॉन्स टू द शॉक, तो उससे क्या होगा, आपका BP तो आ जाएगा ऊपर,
बीपी तो आप देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन क्योंकि इतना सीवियर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है उससे आपको रीनल ट्रॉमा हो जाएगा, एआरएफ में पेशेंट चला जाता है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हो जाती है। तो इसलिए केवल आपके फ्लूइड से काम नहीं चलेगा, केवल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? आपको कई बार अगर सीवियर केस है, आप वो शॉक में है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसकी सेंट्रल वेनस लाइन लगाएं और 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ऊपर उसका ये प्रेशर रखना है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ब्लड काम करता है। जब आप उसको ब्लड देते हैं तो ना वो केवल उसका जो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट फिल करता है, बट उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देता है, उसको पोस्टपार्टम हिमोरेज अगर हो रही है तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल उसके जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं उसको वो कम करता है। तो किसी भी एब्रप्शो प्लेसेंटे केस को जो आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 में आया हुआ है, उसको आप ब्लड देने से हिचके नहीं, वो उसके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। और सिजेरियन सेक्शन का क्या रोल है, दिस में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि इन एब्रप्शो प्लेसेंटे व्हाट इज द रोल ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इट इज़ आइदर इन वेरी अर्ली केसेस वेयर फीटस इज अलाइव एंड मे बी इन डिस्ट्रेस, और आप उसको बचाना चाह रहे हैं। तो वेरी अर्ली केसेस में भाई वो आपको दिख रहा है कि वो डिस्ट्रेस में है, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ द बेबी एंड मदर की भी कंडीशन ओके कंडीशन में है, तो देन यू कैन डू अ सिजेरियन सेक्शन आइदर इन अर्ली केसेस और इन वेरी लेट केसेस जहाँ पे आईयूडी है, पेशेंट भी बहुत क्रिटिकल है, आपने इंडक्शन कर दिया, ऑगमेंटेशन कर दिया, बट बाय सम हाउ इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो उस कंडीशन में टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड टू स्टॉप द हिमोरेज दैट इज ऑकरिंग, जो अंदर हिमोरेज हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है, और बेबी भी आईयूडी हो गया, सपोज उसका सारा लाइकर निकल गया, वहाँ पे वो आगे जो यूट्रस है वो बेबी पे पूरा, क्योंकि उसकी टोनिसिटी बढ़ जाती है, तो वो आपका उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जैसा आप चाह रहे थे। तो उस कंडीशन में मदर की लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए लेट केसेस में हमें ये करना पड़ सकता है। तो ये इसमें आ गया है। और थर्ड ट्राइमेस्टर फीटल ब्लीडिंग, वासा प्रीविया जो होता है ये भी पता होना चाहिए। जब अल्ट्रासाउंड पे यूजुअली आजकल ये पता चल जाता है कि भाई आपके कोई फीटल वेसल जो हैं या वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड है, बिल्कुल नज़दीक टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, और वो आपके सर्वाइकल उसके पास से जा रहा है। उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट होता है, इसको एप्ट टेस्ट भी बोलते हैं, सिंगर्स टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक अमेरिकन पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, फीटल हीमोग्लोबिन इज़ मोर स्टेबल। सो ये आपका एल्कली डालने के बाद में ये पिंक ही रह जाता है, और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो आपका कलर चेंज कर जाता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, जो हो सकता है आपके लेबर रूम में तुरंत अवेलेबल ना हो, क्योंकि अब डायग्नोसिस ऑफ वासा प्रीविया इज़ वेरी बेटर बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासाउंड, जो यूजुअली पेशेंट्स कभी कभी अनबुक्ड भी होंगे पर उनके पास अल्ट्रासाउंड आपका ज़रूर होता है, तो उसकी वजह से हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। तो अगर ये कंडीशन है, वासा प्रीविया है, इसमें आपको तुरंत डिसीजन लेना है बेबी को आउट करने के लिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही क्विक, वो इतना फीटल लॉस अगर हो रहा है तो उसमें बहुत ही क्विक आपका सी सेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर बेबी नहीं तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉस भी बेबी का परसेंटेज वाइज लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो इंडिटर्मिनेट ब्लीडिंग है उसमें मार्जिनल साइनस हेमोरेज हो सकता है, और सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा या एक्सेसिव आपका डेसिडुअल रिएक्शन होता है, या एक्सेसिव शो भी कई बार आपका कॉज ऑफ ब्लीडिंग होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्रप्शो प्लेसेंटे इन द टॉपिक ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। इसमें आपको वीडियो में इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में ना आई हो, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेसेंटा प्रीविया को कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।